सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएसई ऐप। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। इंडिया स्पेस प्रोग्राम, ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है। देन यू हैव अनदर टॉपिक दैट इज़ ला पास बोलीविया, ये मैपिंग का टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑन सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म का एक टॉपिक आपका आ जाता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। तो इसके ऊपर भी वी विल डिस्कस। इस पर पहले भी डिस्कशन हो गया, एक आर्टिकल आया है, उस पर कंबाइन करके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। फिर उससे इंडिया साइनिंग ऑफ BBNJ एग्रीमेंट की बात की गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जोग्राफी एनवायरनमेंट प्लस IR का इंक्लूड हो सकता है इसमें। देन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पॉलिटी का टॉपिक है। इंडिजिनस ऑफ पीपल ऑफ नॉर्वे, जोग्राफी का टॉपिक है। सेंटा एंड आर्टिक क्लाइमेट, जोग्राफी और एनवायरनमेंट का टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट विल बी देयर। मेंस का क्वेश्चन देख लो, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म इज रिक्वायर्ड टू सीमेंट डाइवर्सिटी इन इंडिया। एक्सप्लेन आपको करना है, इस लाइन को एक्सप्लेन करना। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। इस वीक से मतलब फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स आपका क्वेश्चन अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अपना आंसर आप लोग अपलोड कर सकते हैं, और आपका आंसर इवेल्युएशन होगा। और आज भी आपका 50% इसमें ऑफ है। बाद में देखो, आपको नहीं ये कहना है कि सर अब आप ऑफ दे दीजिए या कर दीजिए, ठीक है। सैटरडे से हम लोग जो है शुरू कर देंगे इसको। जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया उनका आंसर इवेलुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 200+ आंसर आपके इवेलुएशन होंगे। 5 1-to-1 सेशंस होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 5 ऐसे होंगे। ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। और जैसे जैसे अभी क्वेश्चंस अपलोड होते रहेंगे, आपको उसी तरीके से आपको अपने प्रिपेयर अपने आप को करना है। और मैं वीकली थीम आपको प्रोवाइड करूँगा। जैसे वीक में आपको हिस्ट्री की थीम है, और ऐसा वीकली थीम्स रहेंगे, तो उस थीम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वाइज आपके रहेंगे, तो आप उस सब्जेक्ट को भी अपना प्रिपेयर कर सकते हो और फिर आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट दोनों चीज़ें हम लेकर इस पर चलेंगे। ज्वाइन करने के लिए आपको सौरभ पांडे UPSC.com पे जाना, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, और आप जो है वहाँ पे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। लैपटॉप से भी आप क्लासेस कर सकते हैं, या सौरभ पांडे CSE ऐप से भी आप क्लासेस कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो ये नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं 6 डिकेड सिंस थुम्बा लॉन्च, ये एक टॉपिक देख लेते हैं। तो 61st जो एनिवर्सरी है इंडिया स्पेस प्रोग्राम का, तो यहाँ पे जो नवंबर 21 है, 61 ईयर हो चुके हैं जब से इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है दैट वाज स्टार्टेड। इनिशियल जो लॉन्च था उसमें नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था 1963 के अंदर। अब कोलैबोरेशन जो है, पहला जो सैटेलाइट लॉन्च है, लॉन्च SpaceX के साथ किया जा रहा है। इंडिया ने लॉन्च किया है इट्स फर्स्ट सैटेलाइट अब्रॉड, और SpaceX रॉकेट का इस्तेमाल करके जो है लॉन्च किया गया है। और ये क्या है कि ये एक तरीके से क्या है कि भारत मतलब इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है दैट इज़ इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कोलैबोरेशन है, उसको शोकेस कर रहा। अब ये हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि हम भी प्राइवेट प्लेयर को लेकर आएँ, ऐसा हम लोग कंडीशंस क्रिएट करें जिसमें जो भारत में प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे आल्सो डेवलप एक्सपर्टीज़, जैसे SpaceX के पास आपका है। तो यहाँ पे GSAT-N2 सैटेलाइट लॉन्च आपका हुआ, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन भारत की इन्वॉल्व थी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। सैटेलाइट है लगभग 4700 kg। GSAT-N2 GSAT-20 जो है लॉन्च किया गया, और इसका मेन ये है कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज भारत में कवर किया जाए, उन जगहों तक कवर किया जाए जो जहाँ पे अनटच्ड हैं, तो डिजिटल डिवाइड्स को ब्रेक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। के बैंड जो हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, मतलब जो हाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है उसको एक तरीके से वो रिलेटेड है GSAT-N2 सैटेलाइट से। तो ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में प्लस ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना स्मार्ट सिटीज़ के लिए जो डिजिटल कनेक्शन की ज़रूरत है उसमें भी फैसिलिटेट आपका होगा। इसको कहाँ प्लेस करेगा किया जाएगा, जो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट है, तो लगभग अर्थ से 35,000 किलोमीटर से लेके 36,000 किलोमीटर तक आपका ये लॉन्च किया जाएगा। और ये सेम इसका रोटेशन टाइम होगा जैसे अर्थ का रोटेशन आपका टाइम है। मिशन की बात करें तो इसरो अपना जो मिशन है PSLV C-59 मिशन, इसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, और ये कैरी करेगा यूरोप का प्रोबा 3 मिशन को लेकर चलेगा। 2024 दिसंबर 4 2024 में आई थिंक ये आपका शेड्यूल्ड है, इसको एक बार चेक करना। तो यहाँ पे ट्विन प्रोबा जो स्पेस क्राफ्ट है वो डिज़ाइन किस लिए किया गया है, टू स्टडी द सन, सूरज को स्टडी करने के लिए ट्विन प्रोबा आपको याद रखना है। तो ये जो ट्विन प्रोबा है स्पेस क्राफ्ट है, डिज़ाइन किया गया है सन को स्टडी करने के लिए, ये है। उसके बाद हम ये सब जो कर रहे हैं
इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट 61 ईयर्स भारत के स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च हुए, ये आपका हो चुका है। तो नाइक अपाचे लॉन्च 1963 में, 61st एनिवर्सरी 2023 में। फर्स्ट सैटेलाइट विथ स्पेसएक्स जिसको हमने GSAT-N2 लॉन्च किया है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 63 डिग्री ई पे अपकमिंग जो PSLV C-59 में है, जो कि प्रोबा 3 मिशन कैरी करेगा। इसके अलावा और भी है, जैसे शुभांशु शुक्ला ट्रेनिंग है, ये एक एस्ट्रोनॉट है, इनकी ट्रेनिंग भी आपका चल रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंदर। तो इनकी ट्रेनिंग की जा रही है। पिक्सेल हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स हैं जो इंडियन अमेरिकन कंपनी है पिक्सेल करके है, ये भी 6 आपके सैटेलाइट्स नेम्ड फायरफ्लाइज इनको लॉन्च करेगा। ये भी एक तरीके से ये भी जो लॉन्च हुई है, तो ये एनवायरनमेंट जो कंडीशंस है उसको मॉनिटर करने के लिए है। ये थोड़ा ईयर में आपका देख लेता हूँ अभी क्या है इसमें। अर्ली 2024 की बात की गई तो अर्ली 2024 तो ऑलरेडी हो चुका है। फिर एक गैलेक्स आई स्पेस टेक डेमो की बात की गई है, ये भी जो सिंथेटिक अपर्चर रडार सब सिस्टम है ये भी है। तो यहाँ पे PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल POEM ये भी आपको टेस्ट आपका किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो गैलेक्स आई स्पेस टेक डेमो, तो ये भी क्या है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार सब सिस्टम। ये एक तरह अपर्चर क्या है कि अपर्चर एक ऐसा जैसे एरिया टाइप आप कंसिडर करो, और उसमें कोई भी ऐसा जैसे रेडिएशंस आपके आ रहे हैं तो उसको डिटेक्ट करना, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लाइट की आ रही है तो उसको डिटेक्ट करना, उसके बेसिस पे कंक्लूड करना। फिर आपका पायर साइट स्पेस है, वो भी क्या है एंटीना जो रिफ्लेक्ट एरे एंटीना है उसको डिमोस्ट्रेट करना। यहाँ पे भी सार जो टेक्नोलॉजी है PSLV पोएम मिशन है उसको टेस्ट करना, ये भी है। फिर हेक्सा 20 नीला सैटेलाइट आपका है, ये भी 5 kg का क्यूब सेट नीला फरवरी 2025 में लॉन्च किया जाएगा, और ये भी डेटा प्रोवाइड करेगा जो ग्राउंड स्टेशंस केरला के अंदर है वहाँ पे। आका स्पेस स्टूडियो एनालॉग मिशन भी आपका है, लॉन्च किया गया है, इंडिया का पहला स्पेस एनालॉग मिशन लेह के अंदर, और इसमें भी हैबिटेट सस्टेनेबिलिटी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम 21 दिन के लिए कैसे पॉसिबल है कि नहीं, मतलब एक तरीके से एक ऐसा हम पॉसिबल है क्या कि स्पेस के अंदर एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे जो लाइफ है वो सस्टेन कर सके पर्टिकुलर मिशन के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फिर सेट श्योर रूरल मैपिंग इनिशिएटिव भी है इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके, इसमें जो भी मैपिंग है लगभग 2 लाख के आसपास विलेजेस की प्रॉपर मैपिंग करना ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इंडियन स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO इसको भी ज्वाइन किया है, जिसमें किस तरीके से जो रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग एक तरीके से लाइक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, आपको मैं ये फिर बता देता हूँ, आप में से कई लोग कहते हैं सर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख के बोलो। अब आपको समझना है कि जो भी समझाने वाली चीज़ें ये PDF के अंदर है। PDF में जो चीज़ें उसको आपको सुनना है और PDF पे ध्यान देना है, ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। तो ये अगर मैं इसे लिख के करूँगा तो यही सेशन 3-3 घंटे का हो जाएगा। तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे SKO की अगर बात करें कि ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस रेडियो टेलीस्कोप। अच्छा, रेडियो टेलीस्कोप क्यों बोलते हैं कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज को डिटेक्ट करता है उस पर ये बेस्ड होता है। तो वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस रेडियो टेलीस्कोप ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के अंदर उस टाइप से ये एम किया जा रहा है कि बिल्ड किया जाए अंडर SKAO की अंडर। अगर देखा जाए पहला जो साइंटिफिक रिजल्ट आदित्य L1 जो हमने लॉन्च किया था, तो इसके तहत आदित्य L1 के तहत जो आदित्य L1 है, L1 यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होता है। और इसको लॉन्च किया गया था जिससे हम जो सन के एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना चाह रहे थे। फिर जैसे कई चीज़ें कोरोनल मास इजेक्शन है, कोरोना जो कि आउटर मोस्ट लेयर है सूरज की, उससे जो कई सारे जो पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उसको स्टडी करना, क्योंकि इसका ह्यूज इम्पैक्ट जो अर्थ है वहाँ के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, टेलीकम्युनिकेशन में होता है, सैटेलाइट्स की वर्किंग पे होता है। तो ये भी स्टडी आपका किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया उन्होंने भी एग्रीमेंट साइन किया है कि कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी स्पेस के अंदर किया जा सके। और यहाँ पे गगनयान जो फ्लाइट्स हैं अनक्रूड जो गगनयान फ्लाइट्स हैं वहाँ पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है किया जाए। अनक्रू मतलब कोई मेंबर उसमें ना हो, इस टाइप से भी किया जाए। अब ये आपका माइंड मैप पूरे सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपको एक साथ फटाफट मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रहार बैच का हिस्सा है तो ये माइंड मैप्स आपको प्रोवाइडेड होंगे, और अगर आप प्रहार बैच का हिस्सा नहीं है, यूट्यूब में सेशन देख रहे हैं,
तो वहाँ पे जो और नॉर्मल जो PDF है वो आपको अवेलेबल रहेगा। तो ये पूरा आप देखोगे विदिन आपको वीडियो लेक्चर देखना, और ये जो आप माइंड मैप देख रहे हो इसी को फटाफट डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद फटाफट इसी से जो है अपना नोट वीडियो को देखते हुए अपना कुछ पॉइंट्स ऐड करना है एक्स्ट्रा ऐड कर लो, और आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो मतलब सारी स्लाइड्स का एक माइंड मैप आपके लिए बन जाएगा। इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा PDF भी हो गया और उसका प्रिंट आउट भी आप ले लोगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। प्रहार बैच में जो पुराने PDFs हैं जिसमें माइंड मैप्स नहीं है उस पर भी काम चल रहा है, और उससे भी मैं माइंड मैप्स फॉर्मेट में इस टाइप के माइंड मैप्स के फॉर्मेट में कंटेंट को कन्वर्ट कर रहा हूँ, और एक साथ आपको अपलोड मिल जाएगा जिसमें पूरा कंटेंट बहुत ईजिली आप जो है देख सकते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बहुत आपको हेल्प करेगा। इस पर काम चल रहा है, जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। ला पास बोलीविया की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ला पास जो बोलीविया में है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। अब देखो क्या हुआ है कि बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं और उससे काफ़ी सारा डैमेज होता है। जैसे ये है तो पूरा आप देख सकते हो कि पूरा जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो लैंड है उसका स्लोप है उसका ब्रेकेज होता है, उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। तो ह्यूज बड़ा एक वी कैन से कि लैंडस्लाइड की स्थिति बन जाती है बहुत बारिश और फ्लडिंग के टाइम पे। तो इनका लोजेटा एरिया है, ये फैक्ट याद रखना, बोलीविया के अंदर ही लोकेटेड है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, और जो इलीगल लैंड में परिवर्तन किया गया वो ऐसे चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पे भी आप कहा गया है कि भयंकर ऐसा मिट्टी का बारिश की वजह से फ्लडिंग हुई और मिट्टी बहुत सारी ऐसे की और काफ़ी सारे लोग अफेक्ट भी हुए। तो ला पास बोलीविया न्यूज़ में ध्यान में रखना, एंड लो जेटा एरिया ये आपको याद रखना है। सोशलिज्म और सेकुलरिज्म पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ चर्चा कर रखी है, बट लेट्स डिस्कस फ्यू पॉइंट्स। अब आप देखोगे तो इस पर भी बहुत हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी वी हैव लाइक कवर्ड, पहले कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी कवर किया। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो अगर आप प्रहार बैच का अगर हिस्सा रहते हो तो ऐसे डायग्राम्स आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो प्रहार बैच जो 2 इयर्स करंट अफेयर, ये रिवीजन का एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया, इसमें टाइम लग जाता बनाने के लिए। प्रहार बैच में अगर हिस्सा तो फटाफट पूरा, जैसे आप देखो यहाँ पे प्रियम्बल ऑफ इंडिया, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, अपोजिशन, इकोनॉमिक जर्नी, पूरा फटाफट रिवाइज हो जाएगा विदिन। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है, इसी पे कुछ पॉइंट साइड में जो आपको लगता है वीडियो लेक्चर देखते समय आपको अपना नोट डाउन कर लेना है, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये माइंड मैप का मैं तैयार कर रहा हूँ जो पुराना कंटेंट है, क्योंकि प्रहार बैच के अंदर 2 इयर्स का कंटेंट हम लोग कवर कर रहे हैं, और उसमें ये सारी चीज़ें भी साथ में मैं कवर कर दूँगा। अब आपका काम ये है कि उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें, पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, और जो वीडियो लेक्चर जैसे जैसे अपलोड होते चले जाएंगे, जो कंटेंट अपलोड होता चला जाएगा उसको आप फॉलो करते जाएं। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला तो प्रियम्बल की बात किया गया है कि हमने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया नवंबर 26 1949 के अंदर है, भारत को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में। हमने सोशलिस्ट जो है इनिशियली ओमिट किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। कहा गया कि लाइक बिलीव्ड इकोनॉमिक आइडियल शुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली एंश्राइंड। उसके बाद क्योंकि इकोनॉमिक आइडिया है तो उसको ऐसा संवैधानिक उसमें मेंशन नहीं करना है। सेकुलरिज्म की बात करें तो यहाँ पे इंडियन सेकुलरिज्म ये अलाउ करता है कि जो स्टेट रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब जैसे वेस्टर्न सेकुलरिज्म में कहा जाता है कि स्टेट और रिलीजन पूरे तरीके से अलग है, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो भारत में सेकुलरिज्म थोड़ा डिफरेंट है कि स्टेट का रेगुलेशन रिलीजियस प्रैक्टिसेस में किया जा सकता है, और किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कार्य करना है तो वो भी किया जा सकता है। बेरूबरी जो केस था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा नहीं। केशानंद भारती केस में कहा गया कि बाद में इसका सिग्निफिकेंस को हाईलाइट भी किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी जो है वो टर्म ऐड किया गया प्रियम्बल के अंदर। प्रियम्बल इज नाउ कंसीडर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड। अब प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा कंसीडर किया जाता है और उसको अमेंड किया जा सकता है। और इसका जो वैल्यूज़ हैं जैसे सेकुलरिज्म, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस फ्रीडम, ये सब मेंशन है। मतलब बेसिकली प्रियम्बल में वो चीज़ मेंशनड है, सारी की सारी चीज़ें मेंशनड है जो कि हमारे संविधान में है। ये एक तरीके से इंट्रो है कि हमारे संविधान में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपका है। तो यहाँ पे अगर देखोगे 1949 के अंदर हमने ओरिजिनल प्रियम्बल को अडॉप्ट किया। 1960 में बेरूबरी केस जो कि हाईलाइट किया कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में इसके सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द जो है ऐड ऑन किया गया। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कहा गया कि यह हाईलाइट किया गया कि सेकुलर और सोशलिस्ट जो है इन द अमेंडेड प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है कि हमारे देश का एक कैरेक्टरिस्टिक आस्पेक्ट भी है। अब इसमें कहा गया कि कुछ सर्टन आइडियोलॉजिकल आस्पेक्ट है इस चीज़ को अपोज भी किए हैं, लाइक दे हैव अपोज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकुलरिज्म एज अ कोर एट्रीब्यूट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कुछ शब्द का चयन किया, मतलब ये पेपर में न्यूज़ में लिखा है तो इसलिए ऐसे शब्द हैं, बट आपको थोड़ा सा
इस चीज़ को बैलेंस में शब्दों का चयन करना है। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हाईलाइट किया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, जैसे आर्टिकल आप देखोगे 27 28 के अंदर है। फिर सर्टन राइट्स माइनॉरिटीज़ को भी दिए गए हैं, आर्टिकल 29 30 की बात अगर किया गया है तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जो सेकुलर फ्रेमवर्क वो देखने को मिलता है, दैट वी आर प्रोवाइडिंग एवरी रिलीजन और वी आर रेस्पेक्टिंग एवरी रिलीजन। तो यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने भी अपोज किया था कि सोशलिस्ट जो है टर्म प्रेम्बल में ना यूज़ किया जाए, कि यहाँ कहा गया कि अगेंस्ट बाइंडिंग फ्यूचर जनरेशन टू ए स्पेसिफिक इकोनॉमिक मॉडल। क्योंकि देखो सोशलिस्ट क्या है कि इकोनॉमिक मॉडल कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम सेम सा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करें। सोशलिज्म में क्या है कि जो एसेट्स हैं, जो भी आप कह सकते हो रिसोर्सेस हैं, दैट आर ओन्ड बाय द सोसाइटी और उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सरकार। अब हम क्या है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स इवन कैपिटलिस्ट माइंडसेट की तरफ भी जा रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये एक रीज़न है कि सोशलिस्ट जो शब्द है वो प्रेम्बल में ऐड करने की बात इवन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो भी एग्री नहीं किया, क्योंकि हम एक तरीके के इकोनॉमिक मॉडल की तरफ, जो आर्थिक मॉडल है जिस देश में जिस बेसिस में देश को रन होना है उसको नहीं कर सकता है। 42nd अमेंडमेंट है, उसने सेकुलर और सोशलिस्ट जो टर्म है या शब्द है वो ऐड किए थे प्रियम्बल में। और ये है ना इमरजेंसी के दौरान आपका एड ऑन भी इसको किया गया था, इसको वैलिड भी किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर पहले के उसमें हाईलाइट भी किया गया सेकुलरिज्म जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत हर जो फेथ है उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। ये शब्द आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं। सोशलिज्म जो प्रेम्बल में है उसको कहा गया कि जो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की तरफ, जो आर्थिक और जो सामाजिक न्याय है उसके प्रति जो है कमिटमेंट को हाईलाइट करता है सोशलिज्म। ये टर्म आप याद कर, आप हाईलाइट कर सकते हैं कि जो सोशलिज्म है जो कि मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल के अंदर, उसमें हमारा जो आर्थिक और सामाजिक न्याय कैसे लाया जाए उसके प्रति हमारा जो कमिटमेंट है उसको हाईलाइट किया जा सकता है। एंड अलाउ फॉर ओपन मार्केट कॉम्पिटिशन। ओपन मार्केट कॉम्पिटिशन तो मतलब एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी को एक प्रेरित है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया है। उसके बाद कई सारे, जैसे अब इसमें पिटीशन दायर किया गया, एसआर बोमई केस है, इसमें सेकुलरिज्म जो है फंडामेंटल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। जो एसआर बोमई केस की अगर बात करें तो उसमें सेकुलरिज्म जो है वो फंडामेंटल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकुलरिज्म इन इंडिया डिफाइंड एज ट्रीटिंग हर फेथ को इक्वल ट्रीट करना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। एंड ये भी चीज़ ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि सोशलिस्ट जो शब्द प्रेम्बल के अंदर और किसी भी तरीके से ओपन मार्केट पॉलिसी और कंपटीशन को ऐसा रोकने का नहीं किया है, वो एक हमारा एक इकोनॉमिक आइडिया है जो हम कैरी करते हैं। भारत को जो इंटरप्रिटेशन है सेकुलरिज्म का, इसके तहत ये हाईलाइट किया जाता है कि जो स्टेट है ना ही किसी रिलीजन को सपोर्ट करता, ना उसको पेनलाइज करता है। ऑल दो वेस्टर्न कंसेप्ट को देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि जो रिलीजन है वो पूरे तरीके से, स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग हैं, उस पर किसी भी प्रकार का जो है एक तरीके से इंटरफेरेंस स्टेट के द्वारा नहीं किया जा सकता है। जो प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म है, इसका एम क्या है? टू ब्रिंग इकोनॉमिक सामाजिक जस्टिस को लेकर आना, जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन इक्वालिटी सेकुलरिज्म की अगर बात किया जाए कि यहाँ पे एक शब्द जो हाईलाइट किया जाए दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सब बराबर हैं और कोई भी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। सोशलिज्म में हमें सोशल सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की तरफ प्रमोट करना। तो ये दोनों जो आइडियाज़ ऐड किए गए हैं प्रेम्बल के अंदर, उनका ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके हाईलाइट किया गया। फिर हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात किया है। तो भारत ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट किया है, जिसमें हमने एक प्रकार से प्लानिंग को सेंट्रलाइज्ड किया है और स्टेट के द्वारा और डिफरेंट सेट अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज उसके द्वारा रन किया जा रहा है। 60s-70s में है नेशनलाइजेशन किया गया, 90s की बात किया जाए तो उसमें लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमने प्रोसीड किया है। तो वी बेसिकली फॉलो अ मिक्स्ड इकोनॉमी एस्पेक्ट, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो एक मार्केट है वो भी मार्केट प्रिंसिपल्स दैट आर आल्सो देयर प्लस सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स दैट आर आल्सो देयर। वी कांट गो फॉर अ कंप्लीट कैपिटलिस्ट बेसिस। तो शिफ्ट टू मार्केट इकोनॉमी 1991 के बाद से अगर देखा जाए तो जो मार्केट इकोनॉमी की तरफ हमने प्रोसीड भी किया और उसने एक महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया है, पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ आपका प्रोसीड भी किया है। ऑल दो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यहाँ पे इतना ज़्यादा सस्टेनेबल या इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि जो भी जिस भी तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है उसके लिए भी जिम्मेदार है। ऑल दो इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़े, जो वेलफेयर मेजर्स हैं वो लिए जाएँ, जिसकी तरफ किसी भी प्रकार की जो इनइक्वालिटी है उसको दूर किया जाए। तो कई स्कीम्स हम रन भी कर रहे हैं, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रोवाइड करना, मनरेगा के तहत मदद करना, ये सब चीज़ें जो हैं हम फोकस भी कर रहे हैं। तो सेकुलर वैल्यूज़ पे इम्फसाइज करना और यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये क्रूशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अलॉन्ग साइड द एक्सपेंशन जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उनके एक्सपेंशन के एडिशन अगर देखा जाए तो ये चीज़ों पर भी हमने जो है फोकस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये जो प्रहार बैच जो चल रहा है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, उसमें जो लोग हिस्सा उनको ये माइंड मैप आपको इस टाइप से फटाफट रिवाइज करने के लिए मिल जाएगा। पूरे के पूरे टॉपिक्स विद इन आप 2 मिनट्स में रिवाइज कर लेंगे प्रहार बैच के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये सारे के सारे जो 2 इयर्स करंट अफेयर बैच ऑलरेडी जो चल रहा है तो उसमें ये सब मैं पुराना कंटेंट भी आई एम वर्किंग ऑन इट, जो पुराना कंटेंट अपलोडेड, क्योंकि ये चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस की गई हैं तो पुराने कंटेंट का भी चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे कि जो माइंड मैप्स हैं उनको ऐड ऑन किया जाए और आपके लिए रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं होप्स एंड हर्डल्स ऑन हाई सी रीजन। हाई सी का क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो कि समुद्र है, समुद्र से लगभग 200 नॉटिकल माइल, तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे जो जो आपका जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया है, या मान लो आप लैंड एरिया मानो किसी भी देश का, जैसे आप इमेजिन करो कि यहाँ से हमारा ये देश है और यहाँ से जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक पर्टिकुलर एरिया, वहाँ से जो मार्क्ड है वहाँ से लगभग 200 नॉटिकल माइल का जो रीजन है उसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जहाँ तक उस देश का जुरिडिक्शन। बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपके पास जो रीजन है उसको हाई सी रीजन बोलते हैं। तो हाई सी रीजन आपको ध्यान में रखना, हाई सी रीजन बेसिकली ऐसे रीजन है जहाँ पे जुरिडिक्शन बेसिकली डिफाइंड आपका नहीं होता है। तो उस पर किस तरीके से किया जाए, खासतौर से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हम क्या करें, तो यहाँ पे ही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बियॉन्ड जुरिडिक्शन, मतलब 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो हाई सी रीजन है उस पर हम बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कर सकें, यही चीज़ आपका इस एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में हाईलाइट किया गया, जिसे हम BBNJ एग्रीमेंट बोलते हैं। तो भारत ने भी रिसेंटली इसको साइन भी किया है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट, जिसे हाई सी ट्रीटी भी कहते हैं। ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट भी है ओशियन गवर्नेंस के लिए, मतलब समुद्र को आप किस तरीके से गवर्न करते हो, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें ये ध्यान में रखना है कि कैसे भी जो बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए जाएं, फिर किस तरीके से रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मान लो 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड अगर कुछ रिसोर्सेज है उसका कैसे सस्टेनेबल वे में आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपका यूनक्लोस एग्रीमेंट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी में सब कुछ डिफाइंड होता है कि टेरिटोरियल एरिया, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है, कॉन्टिग्यूस जोन क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ क्या है, ये सब डिफाइंड रहता है। बियॉन्ड दैट उसे हम हाई सी रीजन भी कहते हैं। तो BBNJ जो ट्रीटी है थर्ड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट है अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। तो आपको याद रखना है कि जो ये BBNJ एग्रीमेंट है दैट इज विद इन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, मतलब यूनाइटेड नेशन के विद इन फ्रेमवर्क है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, माइराइन जो समुद्री बायोडाइवर्सिटी उसको कैसे कंजर्व किया जा सके, जो रिसोर्सेस हैं उनकी जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं उनसे जो बेनिफिट्स है उसको कैसे एक तरीके से शेयर किया जा सके, और जो भी कुछ एक्टिविटी होती है उसका एनवायरनमेंट पे, खासतौर से मैरीटाइम एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको देखना, हार्मफुल एक्टिविटी को कैसे हम हटा सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब इससे कई चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि आपस में लड़ाई है, जैसे मान लो साउथ चाइना सी रीजन है, अब वहाँ पे एग्री नहीं करेंगे, चाइना कहेगा कि नहीं इसका कोई रोल नहीं है और वो अपना जुरिडिक्शन बढ़ाना चाहेगा। तो जियोपॉलिटिकल राइवलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका जुरिडिक्शन कहाँ है, तो वो जुरिडिक्शनल ओवरलैप है। तो कैसे आप जुरिडिक्शन को डिफाइन करोगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे डिस्प्यूट आपके हैं, और मिक्स जो एनफोर्समेंट है वो कैसे करोगे, ट्रीटी के जो क्लॉजेज हैं वो है, और बहुत सारे लोगों ने साइन किया है तो वो साइन करें भले किया है बट क्या वो एग्री होंगे उसके लिए भी देखना है। तो कहा गया कि गोल बहुत एम्बिशियस हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो रोड मैप है कैसे इम्प्लीमेंट करोगे तो उसकी कमी है, बहुत सारे लोगों ने साइन नहीं किया है। उसके बाद कई सारी जगहों पे आपका डिस्प्यूट भी चल रहा है, जैसे मान लो मैरीटाइम प्रोटेक्शन एरियाज़ हैं उस पर किसका कितना जुरिडिक्शन है, क्लेम कितना है, साउथ चाइना सी में चाइना का क्लेम है और भी जो देश है उनका क्लेम है। इम्पैक्ट जो कोस्टल कम्युनिटी दे विल ऑल्सो भी अफेक्टेड, वो रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, रिसोर्स एक्सेस कैसे किया जा सकता है। फिर उसके बाद हाई सी प्रिंसिपल वर्सेस कॉमन हेरिटेज, मतलब एक तरफ आप प्रिजर्वेशन की तरफ जा रहे हो कि प्रिजर्वेशन का मतलब कि आप एक्सेसिबिलिटी ख़त्म कर दो, और दूसरी तरफ जो है आप एक्सेस की तरफ है कि रिसोर्सेज का एक्सेस करना है कि नहीं करना है। फिर मैराइन जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ प्रॉफिट शेयरिंग चैलेंजेस भी हैं, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज़ भी हैं। मैराइन जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करें तो किस तरीके से जो प्रॉफिट शेयरिंग चैलेंजेस हैं और प्रॉफिट को कैसे आप शेयर करते हैं, अकाउंटेबिलिटी इश्यूज़ भी हैं कि अगर जैसे आपने ये तो कह दिया कि जो मैराइन रिसोर्सेज हैं उनसे उनमें मौजूद जो जेनेटिक रिसोर्स या दूसरे रिसोर्सेज का आप सस्टेनेबली यूज़ करना कहोगे, लेकिन वो अकाउंटेबल
अकाउंटेबल कैसे करोगे, कौन कितना यूज़ कर रहा है, कैसे आप बांटोगे चीज़ों को, ये भी देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो चैलेंज लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के हैं कि पार्टनरशिप, इक्विटेबल पार्टनरशिप। अब ऐसा ना हो कि अगर कोई भी रीजन है और वहाँ पे हाई सी रीजन में आपने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट करना है, तो जो बड़े देश हैं वो चीज़ तो फॉलो नहीं कर रहे, छोटे देश जो हैं उन पर आप ज़बरदस्ती का फोर्स क्रिएट कर रहे हो। तो ये है, प्लस हमें रिसर्च और गवर्नेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट करना है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि पोल्यूशन और ओवर फिशिंग जैसे चीज़ों को देखना। कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ खासतौर से ईजड और हाई सी रीजन में देखने को मिलती है, जहाँ से कि जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस भी देखने को मिलता है, तो उसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं। फिर जो रिस्क है उस रिस्क को देखना और चीज़ों को एनफोर्स करना हाई सी रीजन और कोस्टल इलाकों में, ये देखना। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे ध्यान देना कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो उन प्रोजेक्ट का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है उस पर भी जो है नज़र बनाकर रखना। ठीक है, तो ये माइंड मैप से, उससे फटाफट आप ये जो पॉइंट्स है रिवाइज कर सकते हो अगर आप प्रहार बैच का हिस्सा है तो उसमें आपको ये मिलेगा। स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल लिमिटेशंस की बात करें तो हाई सी ट्रीटी है, उसमें भी कई चैलेंजेस हैं, ये भी है। ख़ास तौर से जैसे जो प्रोविजंस हैं उन पे बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे। ज़रूरी क्या है कि यहाँ पे जो भी समुद्री गवर्नेंस की तरफ आप जा रहे हो कि समुद्र को किस तरीके से गवर्न किया जाए, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोस्टल इलाकों में रेगुलेशंस, जैसे हमारे देश में भी कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं या कोस्टल इलाकों में जो रेगुलेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, और साथ में हाई सी रीजन में जो आप रेगुलेशन कर रहे हो उस पर प्रॉपर एक तरीके से कंसोनेंस हो या इंटीग्रेशन हो। ऐसा ना हो कि दोनों डिफरेंट वे में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत मैटर आपका करता है। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाए, जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको सर्टेन इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड हों, बिकॉज आप बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो बहुत सारी जो कोस्टल कम्युनिटी है उनका रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी आपका रिड्यूस हो जाएगी, तो उनके पास जो जीने का जो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू लॉस। तो उसको दूर करने के लिए सर्टेन जो इंसेंटिव्स कोस्टल स्टेट्स को प्रोवाइड किए जाए। जो वेल्दियर कंट्री है वो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड करे, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये साथ में काम करके और रिसोर्सेज को एक शेयर्ड रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेज समुद्र में मौजूद हैं हाई सी रीजन में, उन्हें शेयर रिसोर्सेज के रूप में कंसिडर करना, रादर देन कहा जाए कि ये सिर्फ एक कुछ पावरफुल कंट्रीज का ही बिलोंग आपका करता है। तो जो भी है वो एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैकेनिज्म जो इन्फोर्सेबल होना चाहिए, एनफोर्सेबल मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके तहत आप उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट आपका कर सकें। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब कुछ आप रिवाइज कर सकते हो। देखो ये माइंड मैप है, इस माइंड मैप में अगर आप प्रहार बैच जो 2 इयर्स करंट अफेयर बैच चल रहा है अगर आप उसका हिस्सा हो तो उसमें ये चीज़ें आपको जैसे जैसे लेक्चर में कंबाइंड आपके लिए अपलोड करूँगा तो वहाँ से फटाफट आप देख के अपने जो है नोट्स बना सकते हो, और ये बहुत हेल्प करेगा। ये पूरा का पूरा अब वीडियो देखना है और वीडियो देख के जो भी की पॉइंट्स है वो साइड में आप लिख लो, तो एक ही पेज के अंदर पूरे नोट्स बन जाएंगे। अदरवाइज बहुत सारी पीपीटीज हो जाएंगे, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इस पर टाइम भी होगा। तो ये जो मतलब यूट्यूब में आप सेशन देख रहे हो तो उसमें नॉर्मल पीडीएफ आपको मिलेगा, और अगर प्रहार बैच में होगा तो ये सब माइंड मैप्स भी आपको साथ साथ में मिलेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं संभल में अभी जो भी वायलेंस हुआ है उस कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। बाकी चीज़ें तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर एक चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे देखो पॉलिटी का टॉपिक आपका आ जाता है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में के अंदर ये इनैक्ट किया गया था। एक्ट के तहत क्या कहा गया था कि कोई भी प्लेसेस, कोई भी वर्शिप की जो जगह है वो उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है जो कि अगस्त 15 1947 को एग्जिस्ट करता था, अब उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो मतलब कहीं अगर टेम्पल या कोई मॉस्क या कोई भी रिलीजियस प्लेस बनी हुई है अगस्त 15 1947 में, तो उसके बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें जो बाबरी मस्जिद है, राम जन्मभूमि डिस्प्यूट है, उसको एक्सेप्शन के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पे एम क्या है कि किस तरीके से जो डिस्प्यूट है उसको दूर किया जा सके और कोई रिलीजियस साइट्स है उसका कन्वर्जन ना हो टू डिफरेंट डिनोमिनेशंस। ये है क्योंकि जैसे इंडिया है, ये मतलब भारत की बात किया जाए तो बहुत समय तक वो उस पर रूल किया गया है। तो जब रूल इन द सेंस कि इन्वेजन हुआ है, ब्रिटिशर्स हैं, फिर इस्लामिक इन्वेजन आपका हुआ है, तो बहुत ऐसे लेवल पे जैसे है ना, तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रक्शंस भी कई रिलीजियस प्लेसेस के हुए हैं, उनका कन्वर्जन भी हुआ है। तो उसकी वजह से ऐसा कोई डिस्प्यूट ना आए, तो इस वजह से कि मतलब बार बार ऐसा डिस्प्यूट ना राइज हो, तो इस टाइप का एक्ट जो है वो लेकर आया गया है। तो ये एक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी 4 पिटीशन दायर भी किए गए थे कि चैलेंजिंग द एक्ट,
जो कि पेंडिंग इन्वॉल्विंग साइट्स इन वाराणसी, मथुरा, धार, संभल, पेंडिंग डिसीजंस, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ येट टू रूल दीज चैलेंजेस। इसमें यह भी आपका हाईलाइट किया गया था कि संभल सीक टू, यहाँ पे कहा गया कि जो संभल है, यहाँ पे पिटीशन जो संभल में किया गया, तो यहाँ भी कहा गया कि जो रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ वर्शिप प्लेस है उसको चेंज किया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे पिटीशंस आपके हाईलाइट किए गए हैं। अब ये जो एक्ट है इसका आप एम आपको ध्यान में रखना है। ये कहा हाईलाइट आपका किया गया है कि जैसे इस एक्ट का है कि कोई भी जो रिलीजियस साइट है उसको ऐसा चेंज ना किया जाए जो एक्ट है। इस पर जो इससे पहले वाले जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा कि प्लेसेस रिलीजियस कैरेक्टर्स में नॉट ब्रीच द एक्ट। तो जो प्लेसेस, मान लो जो कोई भी प्लेस है उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है अगर है वो उस एक्ट को ब्रीच नहीं करेगा। अब इसके भी कई कॉन्टेक्स्ट हैं, कई अपने अपने इंटरप्रिटेशन है, बट आपको बेसिक पॉइंट्स जो है ध्यान में रखना है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अगर बात करें तो ये खास तौर से उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। प्रोहिबिट कन्वर्जन, करंट चैलेंजेस जैसे संभल पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट पिटीशन, पेंडिंग डिसीजंस, कुछ जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस भी है। अब इसमें देख लेते हैं, ये एक टॉपिक आपका निकल कर आता है। इसमें कुछ कम्युनिटीज़ मेंशन्ड है, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे सामी जो है दे आर इंडिजिनस पीपल, नदर्न यूरोप में है। और वेंस और फॉरेस्ट फिंस जो हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड नेशनल माइनॉरिटी इन नॉर्वे। सामी कल्चर की बात करें तो इनका यूनिक कल्चर है ना। सामी जो है ये रेंडियर्स जो एक तरीका डियर होता है उसकी हर्डिंग के लिए जाने जाते हैं। मतलब उनको ऐसा जैसे हमारे यहाँ पे गाय भैंस या ऐसा चराते हैं ना, वैसे ही ये रेंडियर्स को कैरी करते हैं। सामी कम्युनिटी, सामी लैंग्वेज भी इसी तरीके से है। नॉर्थ सामी, ईस्ट सामी, साउथ सामी, जो कि बिलोंग करती है फिनो ओग्रिक ग्रुप और यूरालिक लैंग्वेज फैमिली को ही बिलोंग करती है। वेंस एंड फॉरेस्ट फिंस की बात करें तो ये दे आर डिसेंट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम टॉन रिवर वैली, वेल फॉरेस्ट फिंस आर फ्रॉम ईस्टर्न फिनलैंड। ठीक है, तो वेंस और डिसेंट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम द टॉन रिवर वैली, और जो फॉरेस्ट फिंस है ये ईस्टर्न फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये कम्युनिटी आपको याद रखना है कि रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये कहाँ है। अब कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं नॉर्वे की जिसमें लाइक जो इंडिजिनस कम्युनिटी उनको साथ में लेकर आना, माइनॉरिटी ग्रुप के रूप में डिक्लेयर करना, उनके ऑल दो स्टेप्स लेना चाहिए कि उनके लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करना, बट कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज़ हैं वो लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो कल्चर सप्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे योमी सामी यॉकिंग कर की बात की गई है, तो यहाँ पे ये फॉरबिडन किया गया, चिल्ड्रंस वर टेकन फ्रॉम देयर फैमिलीज टू बी एजुकेटेड इन स्टेट और इंस्टीट्यूशंस। तो किस तरीके से वो अपने ट्रेडिशन कल्चर को प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे आप उसके जो भी ट्रेडिशन कल्चर उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक जगह आप याद रखना, दैट इज़ ये नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर कि जैसे आर्टिक ओशन है, उसमें आर्टिक जो है बर्फ़ रहता है आर्टिक ओशन, तो उसमें पिघल रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज़ ABOE, कमेंट में बताना अगर आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा है मैंने। तो रोआ नीमी करके है, उसको सांता के रूप में कहा जाता है कि जो सांता क्लॉज है वो यहीं से है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा अभी क्रिसमस आएगा तो सांता क्लॉज काफ़ी फेमस हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग अ लैक ऑफ स्नो एंड वार्मर टेम्परेचर, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, स्नो नहीं है, टेम्परेचर नहीं, तो इससे जो दूसरे वहाँ जीव है दे आर ऑल्सो अफेक्टेड। बर्फ़ की जगह बारिश हो रही है और एटमॉस्फेयर काफ़ी ग्लूमी सा हो रहा है। इवन रेंडियर्स हैं दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू फाइट फूड, क्योंकि इनको पूरा इकोसिस्टम वैसा ही बना हुआ है। तो अगर वो चेंज होगा तो पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर टू सर्वाइव देम। तो ये आप एग्जांपल के रूप में जो है वो आप कोट कर सकते हो। ठीक है, आकलन प्लस हम सैटरडे से शुरू कर देंगे। ठीक है, सैटरडे से शुरू हो जाएगा, आपका आंसर क्वेश्चन अपलोडेड रहेगा। इसमें वीक में हम थीम लेकर चलेंगे, हर वीक में, जैसे हिस्ट्री की थीम इस वीक में है, ज्योग्राफी की थीम नेक्स्ट वीक में है, इकोनॉमी की थीम नेक्स्ट वीक में है। तो थीम वाइज हम लोग प्रोसीड, ऐसे मैं आपको पूरा नेक्स्ट वीक पूरा एक महीने का शेड्यूल पहले दे दूंगा। जैसे आज अपलोड पूरा शेड्यूल हो जाएगा तो उसमें आपको ऐसा रहेगा, तो आप अपना पढ़ते जाना और पढ़ते पढ़ते आप अपने जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप लिखते जाना। अब इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको कह देता हूँ, जैसे फिर जनवरी के बाद ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि मैच करते हैं प्रीलिम्स से, कंटेंट से, जैसे पॉलिटी और ये सब, तो वो भी साथ साथ में वैसे सब्जेक्ट्स पर हम लोग फोकस कर लेंगे। फिर पोस्ट प्रीलिम्स और जो काफ़ी सारे मेन से स्पेसिफिक कंटेंट है उस पर फोकस करेंगे। तो थोड़ा भी समय अगर आप निकालोगे तो लिखते जाओगे। आप लोग में से काफ़ी लोगों ने इसको ज्वाइन भी कर लिया एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग जो है इसका आप रेगुलर अटैम्प्ट भी करते रहोगे। ठीक है, तो आप 1 ईयर वैलिडिटी के लिए आज भी 50% ऑफ है। तो 1 ईयर वैलिडिटी है, 200 प्लस आंसर इवेल्युएशन आपके होंगे, 5 1-to-1 सेशन होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके अलावा भी ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है जो कि आपके मंडे को नेक्स्ट टेस्ट शेड्यूल्ड है। इसका सिलेबस आज आपको अपलोड हो जाएगा।
जाएगा और नया कंटेंट जो नया सेट स्टडी मटेरियल है 2 सेट अपलोड होंगे आज, सेट 9 और सेट 10 जो है आज अपलोड होंगे। ऐसे आपका चल ही रहा है। और इसके अलावा आज इवेल्युएशन आपका ऐसे क्या हो जाएगा, जो टॉपिक 6 और 7 है। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑप्शनल चल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो करंट अफेयर का प्रहार बैच, अगर आपको माइंड मैप्स और ये सब है प्लस और दूसरे सोर्सेज करना है, योजना, डाउन टू अर्थ, PIB, physics.org, ये सारी चीज़ें आपकी इस प्रहार बैच के अंदर कवर्ड रहेंगी। ज्वाइन करने के लिए आपको saurabh-pandey-upsc.com पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना और आप ज्वाइन कर सकते हैं सारे कोर्सेज, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे भी आपका जितना टेलीग्राम चैनल पे सारा कंटेंट आपको अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। टारगेट मेंस 2025-2026 में आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म इज रिक्वायर्ड टू सीमेंट डाइवर्सिटी इन इंडिया, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये नंबर है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर्स को भी सेंड कर सकते हैं। लिखे जरूर से, और आपका इवेल्युएशन अगर आपको अपने आंसर का करवाना है तो और इंटरेक्ट करना है तो यू कैन बी पार्ट ऑफ आकलन प्लस सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।